ये जो नंबर सिस्टम की काट देना। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं? कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है 2023 में वो आए हुए थे मिलने के लिए। कल जो है चार चार स्टूडेंट्स कल मिलने के लिए आए थे। सुजीत, तरुण, दीप्ति, रजत, सोनी, दिनेश। क्या आपको मैं लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाँ जी। नया साल आने वाला है, सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर है भाई, न्यू ईयर है, ठीक है। और वाकई में दिल से हैप्पी न्यू ईयर। आपका जो है साल 2024 जो आने वाला है वो बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, ये मेरी दुआ है आप सभी के लिए। एक टीचर की जो दुआ कभी खाली नहीं जाती, और आप साल 2024 में कमाल करें। कमाल तभी होगा जब आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल आपके सामने लाइव हूं, दिखाई दे रहा है जी। जय श्री राम। चलिए, ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है भाई। ठंड में ना पढ़ने का मन करता है ज्यादा, ना पढ़ाने का मन करता है। एक तो समय भी इतना तेजी से भागता है, बस बहुत ज्यादा है। हैप्पी न्यू ईयर भाई। चलिए शुरू करते हैं, है ना। ये जो शीट है इसको खत्म कर लेते हैं बच्चों आज। जो नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट है, वो हम अगली क्लास में बताएंगे, ठीक है ना। आज मिक्स नहीं करेंगे इसमें। चलिए, व्हाट द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड व्हेन ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 7 इज डिवाइडेड बाई 6। बोला है 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर क्या शेषफल होगा। सवाल आपसे पूछा है कि 7 से बड़े प्राइम नंबर को 6 से भाग करने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा, करके बताएं। मैं फोटो भेज रहा हूं भाई, सोनू, डिटेल से लो दोनों भाइयों की, ठीक है। हम्म। हाँ, करें जल्दी से भाई। बोला 7 से बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, लेटेस्ट ही एग्जाम में आया है, कोई मुश्किल नहीं सवाल को करने में। देखिए लॉजिकली सुनिए मेरे दोस्तों, 7 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है उनको 6 से भाग करने पर शेषफल या तो 1 आएगा या 5 आएगा, पहला ऑप्शन है। देखो, सवाल को करने के दो तरीके हैं, या तो आप वैल्यू मान मान के कर लो, या फिर आप कंसेप्ट से कर लो। मैं दोनों बता दूंगा। जैसे 7 से बड़ा नंबर है मेरे दोस्तों 11। अब मैं 11 को 6 से भाग करूंगा तो क्या होगा भाई, 6 कम 6 चला जाएगा, क्या बचेगा, शेषफल 5 बचेगा, तो 5 आ रहा है। 7 से बड़ा प्राइम नंबर 11, 13 भी है। 13 को अगर 6 से भाग करूंगा तो 6 दूनी 12, शेषफल 1 आ रहा है अभी। 17 भी प्राइम नंबर है, 17 को 6 से भाग करूंगा तो 6 दूनी 12, शेषफल 5 आ रहा है। तो मैंने क्या देखा कि 7 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर उनको 6 से भाग करेंगे तो शेषफल या तो 1 आ रहा है या 5 आ रहा है। दूसरा तरीका यह है, मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं मेरे प्यारे भाई, दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर या भाज्य संख्याएं, सभी को 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं या अभाज्य संख्याएं, बेसिक तो मैंने बता दिया आदित्य, 3 क्लास तक बेसिक ही बताया है। ये तो हमने किया हिट एंड ट्रायल से कि भाई वैल्यू ले लेकर कर लेते हैं। हमने आपको बेसिक पढ़ा दिया आदित्य, पढ़ाया आपने कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं सभी को 6 के प्लस माइनस 1 फॉर्म में या 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है जितने भी प्राइम नंबर है। हर प्राइम नंबर 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का होगा। अब अगर मैं इसको 6 से भाग करूंगा, 6 से भाग करूंगा, तो आप मुझे बताओ शेषफल क्या आएगा। 6 से भाग करूंगा तो क्या शेषफल आएगा। अगर मैं इसको 6 से भाग करूंगा तो भाई ये तो 6 से कट जाएगा, 6n ये 6 का मल्टीपल है, ये बचेगा प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 को 6 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, प्लस माइनस 1। यानी कि 6 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो प्लस का 1 आएगा या माइनस का 1 आएगा। देखो शेषफल कभी निगेटिव तो होता नहीं है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको,
डाउट मत लाइएगा बेवजह का, अगली क्लास में अपना आप क्लियर हो जाएगा। डाउट आएगा भी, अगली क्लास में अपना आप क्लियर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव बनाने के लिए भाग किससे कर रहे हैं, 6 से। 6 जोड़ दो, -1 में 6 जोड़ दो, तो 6 से भाग करने पर रिमाइंडर या तो प्लस का 1 आएगा या प्लस का 5 आएगा। ये बेसिक हो गया, दोनों तरीके आपके पास करने के लिए हैं। अगला सवाल बताएं, सवाल नंबर 39। सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 960 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट आर को प्राइम टू ईच अदर। बोला है 960 को उन तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनसे 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है जो एक दूसरे से को प्राइम यानी कि सह अभाज्य हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 960 कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट आर को प्राइम टू ईच अदर। को प्राइम जानते सहभाज्य, ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो बोला है 960 को दो को प्राइम प्रोडक्ट के रूप में कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। 960 को दो को प्राइम प्रोडक्ट के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है। देखो 960 होता क्या है, एक तो तरीका हो गया 960 को लिख सकते हो 1 गुणा 960, 1 गुणा 960। आप बोलोगे हाँ जी सर, देखो को प्राइम है 1 और 960 मेरे दोस्तों को प्राइम है आपस में। आप बोलोगे हाँ जी सर कुछ भी कॉमन नहीं है। दूसरा 960 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 480, लेकिन 2 और 480 आपस में को प्राइम नहीं है। 2 और 480 में 2 कॉमन है, को प्राइम नहीं है, तो ये तरीका तो नहीं हो पाएगा। सवाल को ढंग से पढ़ें, बताओ उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें उन तरीकों की संख्या ज्ञात करो जिनसे 960 को दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 960 को दो संख्याओं के प्रोडक्ट के रूप में कितने तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो हो गया 1 गुणा 960, 2 गुणा 480, 2 और 480 तो को प्राइम नहीं है। तीसरा हो गया भाई 3 गुणा 120, 960 3 से कट जाता है ना, 3 गुणा 120, ये भी आपस में को प्राइम है। 3 और 320 में कुछ कॉमन नहीं होता। फिर 4 गुणा 240, 4 और 240 को प्राइम नहीं है, नहीं आएगा। फिर देखिए बेटा 5 से कट रहा है, 5 से कितनी बार जाएगा भाई 192, 5 गुणा 192, 5 और 192 भी दोनों को प्राइम है, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। फिर मेरे दोस्तों 6 गुणा 160 नहीं है, फिर 8 गुणा 120 भी नहीं है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। 8 गुणा 120 हो जाएगा, 8 गुणा 120 भी लिख सकते हैं, लेकिन 8 और 120 को प्राइम नहीं है, दोनों में 8 कॉमन है। और उसके बाद ये बिल्कुल मैनुअली करना पड़ेगा। 10 गुणा 96, 10 गुणा 96, ये भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। और उसके बाद 10 के बाद अगला है 12, 12 गुणा 80, ये भी नहीं है मेरे प्यारे भाई। 12 80 में 4 कॉमन है, को प्राइम नहीं है। 12 के बाद मेरे दोस्तों 13 से नहीं कटता, 14 से नहीं कटता, 15 से 16 गुणा 60, ये भी को प्राइम नहीं है। 16 के बाद अगला नंबर आएगा जी 20, 20 गुणा 48, ये भी नहीं है मेरे दोस्तों। ये 3 ही नंबर आ रहे हैं भैया, और भी कुछ है क्या। 24 गुणा 40, ये भी नहीं है। 24 40 भी नहीं है, और कुछ रह गया। 3 ही तरीके आ रहे हैं हमारे यहां तो। अच्छा 15 से भी कट रहा है क्या, हाँ एक नंबर और आज ही 15 से भी कट रहा है, ये 15 से भी कट रहा है। 15 से ध्यान नहीं दिया। 15 छिक्का 90 है और 15 चौका 60, 15 गुणा 64, बस यही 4 तरीके आएंगे, बस यही 4 तरीके होंगे, और कोई तरीका है ही नहीं। ठीक है ना। बचेगा 32 और 30, नहीं 32 और 30 नहीं होगा। 32 और 30, 32 गुणा 30 960 होता है, पक्की बात है, लेकिन 32 और 30 को प्राइम नहीं है, दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है जी, दोनों में 2 कॉमन है, को प्राइम नहीं है। तो इसलिए 4 तरीके हैं, 1 गुणा 960, 3 गुणा 320, 5 गुणा 192 और 15 गुणा 64। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मैनुअली चेक करना पड़ेगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 40। एक और क्वेश्चन आपके सामने बनाओ। मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला पॉजिटिव इंटीजर है। मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट
n का इकाई अंक अभाज्य है। सवाल में बोला गया n इज यूनिट डिजिट ऑफ n इज प्राइम, n का जो यूनिट डिजिट है वो प्राइम है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n इज आल्सो प्राइम, और n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य संख्या है। n के संभावित मानों की संख्या क्या है, n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। और ये बहुत पुराने सवाल है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में दोबारा से पूछे गए हैं। देखिए बोला है, मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला पॉजिटिव नंबर है। n जो है 3 अंकों की एक संख्या है, n 3 अंकों की एक संख्या है, इस प्रकार से कि n का जो इकाई का अंक है प्राइम है, n का जो यूनिट डिजिट है प्राइम है। अब n का यूनिट डिजिट प्राइम है तो भैया यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये 4 वैल्यू हो सकती है यूनिट डिजिट की। जब यूनिट डिजिट की ये वैल्यू 4 हो सकती है मेरे प्यारे भाई, तो संख्याएं भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये दोनों आंसर तो है ही नहीं। बोला n जो है 3 अंकों का एक पॉजिटिव नंबर है, इस प्रकार से कि n का जो इकाई का अंक है, जो राइट मोस्ट डिजिट है, वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या है भाई, यूनिट डिजिट आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, यही प्राइम नंबर है। यानी कि संख्याएं भी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ना 8 हो सकती संख्या, ना 12। अगली लाइन ये भी बोली है इंपॉर्टेंट कि n के सभी अंकों का गुणनफल भी प्राइम है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ n इज आल्सो प्राइम, n के सभी डिजिट्स का प्रोडक्ट भी प्राइम है। तो आप बताओ n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अब देखो प्राइम नंबर की परिभाषा क्या होती है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते। अब जैसे आपके पास एक 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, अब यानी कि एक डिजिट तो फिक्स हो गया मेरे दोस्तों, एक डिजिट तो आपका फिक्स हो गया प्राइम, बचे 2 डिजिट। अगर आपने ये दोनों डिजिट अलग अलग ले लिए, अलग अलग, तो यानी कि फैक्टर्स फिर 2 से ज्यादा हो जाएंगे। इसका मतलब मेरी मजबूरी ये है, मुझे तीनों का प्रोडक्ट भी प्राइम रखना है। अगर आपने मेरे दोस्तों अलग अलग ले लिए, सपोज मेरे दोस्तों ये तो 2 है, आपने ले लिया मेरे दोस्तों ये 3 ले लिया, आपने 5 ले लिया, तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 30। 30 तो प्राइम नंबर नहीं रहेगा, मुझे इन तीनों डिजिट्स का प्रोडक्ट भी प्राइम रखना है। तो मेरे पास केवल एक ही रास्ता है कि मैं बाकी के दोनों डिजिट को 1 1 लूं, जिससे कि मैं गुणा करूं 1 गुणा 1 गुणा 2, और ये 2 भी आपका प्राइम नंबर ही आएगा। बाकी के दोनों डिजिट में 1 1 लूं, जिससे गुणा करने पर 3 3 भी प्राइम नंबर आए। 1 गुणा 1 गुणा 3 3 प्राइम नंबर आएगा। 1 गुणा 1 गुणा 5 5 प्राइम नंबर आएगा, यानी कि मैं 1 1 लूंगा। बाकी के दोनों डिजिट मेरी मजबूरी हो गए 1 1 लेना। लॉजिकली सोचो, यानी कि ये 4 ही संख्याएं बन पाएंगी, और ऐसे 4 संख्याएं पॉसिबल है। सी ऑप्शन सवाल का आंसर था, सी। सर यूनिट डिजिट 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नॉट प्राइम नंबर। बेटे आदर्श थ्योरी नहीं पढ़ी तुमने, हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है। बेसिक से पढ़ना चाहते हो पर बेसिक पढ़ना नहीं चाहते हो। प्राइम नंबर की परिभाषा जब हमने आपको बताई है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो 1 से कटते हैं या खुद से कटते हैं। n एक 3 डिजिट का बहुत बेहतरीन सवाल है। भाई तुम लोगों ने सवाल ही ढंग से नहीं पढ़ा, तुम लोग क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। सॉल्यूशन ढूंढो, सॉल्यूशन छोड़ो भाई, सवाल को ढंग से पढ़ो। सवाल ढंग से पढ़ो, सवाल ढंग से पढ़ो प्लीज। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें। सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा। आप क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे ढंग से। हर किसी के बस की नहीं है सवाल करना ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। मान लीजिए n एक 3 अंकों वाला पॉजिटिव नंबर है, n प्राइम नंबर नहीं बोला, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। अबे राक्षसो, मान लीजिए कि n एक 3 अंकों वाला पॉजिटिव इंटीजर है, n पॉजिटिव इंटीजर है, n एक संख्या है 3 अंकों की, n प्राइम नहीं है। n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n का मान कुछ भी हो सकता है।
एन का यूनिट डिजिट प्राइम है, एन का यूनिट डिजिट प्राइम है। यूनिट डिजिट इकाई अंक सिंगल डिजिट होता है, तो एन का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? अगर एन का यूनिट डिजिट प्राइम है तो यूनिट डिजिट या तो मैं 2 लूंगा, या मैं 3 लूंगा, या मैं 5 लूंगा, या मैं 7 लूंगा, कि यही 4 प्राइम नंबर होते हैं सिंगल डिजिट में, 2, 3, 5 और 7। 1 थोड़ा ना प्राइम नंबर होता है। बोला एन के सभी अंकों का गुणनफल भी प्राइम है, एन के डिजिट्स का प्रोडक्ट भी प्राइम है। डिजिट्स आप जानते, जैसे संख्या लिखी हुई है मैंने 5, 7, 1, 2, ये संख्या 4 अंकों से मिलके बनी, इसमें 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 7 आ रहा है, 5 आ रहा है, इन्हें हम अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं हम इन्हें। एन के सभी अंकों का गुणनफल भी प्राइम है, यानी कि बाकी के 2 डिजिट मुझे ऐसे लेने हैं कि इनकी गुणा करने पर भी प्राइम नंबर आए, बाकी के 2 डिजिट मुझे ऐसे लेने हैं। अब लॉजिकली इस बात को सोचो कि प्राइम नंबर की मजबूरी क्या है। प्राइम नंबर की परिभाषा ये होती है कि प्राइम नंबर या तो 1 से कटते हैं, खुद से कटते हैं। प्राइम नंबर 1 से कटते हैं, खुद से कटते हैं। अब जैसे मुझे पता है कि मैं यूनिट डिजिट यही रख सकता हूं, 2, 3, 5, 7। अगर मैंने बाकी के दोनों डिजिट अलग अलग रख लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया इसको 3 और एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको ले लिया 1, तो मैं इनकी गुणा करूंगा, तो इनकी गुणा करने पर क्या आएगा? 6। 6 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 6 प्राइम नंबर नहीं होता, यानी कि मेरी मजबूरी होगी कि इनका प्रोडक्ट प्राइम नंबर, इन तीनों डिजिट्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर तभी आ सकता है जब मैं पहले 2 डिजिट 1 1 लूंगा, यानी कि संख्या को लूंगा 112। अगर मैं संख्या 112 लूंगा तो संख्या के तीनों अंकों का जो प्रोडक्ट है वो 2 आएगा और 2 एक प्राइम नंबर रहेगा। होगा कि नहीं होगा? इसी तरीके से ये 3 है तो बाकी के दोनों डिजिट मुझे 1 1 लेने पड़ेंगे, जिससे तीनों अंकों का जो प्रोडक्ट है वो 103 आएगा और 3 एक प्राइम नंबर रहेगा। संख्या प्राइम नहीं देखनी है, संख्या के अंकों का प्रोडक्ट प्राइम होना चाहिए। संख्या प्राइम नहीं है, संख्या के अंकों का प्रोडक्ट प्राइम होना चाहिए। तो हमारी मजबूरी है ये कि भाई अगर मैं 1 के अलावा कोई और नंबर लूंगा तो इनका प्रोडक्ट प्राइम नहीं हो पाएगा, अभाज्य संख्या नहीं रहेगा। लॉजिकली इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। हेमंत जी समझ में आया? ठीक है, इसलिए मेरे दोस्तों जो चारों संख्या होंगी 112, 113, 115, 117, 4 संख्याएं पॉसिबल है। और पूछा है एन के कितने मान पॉसिबल हैं, तो एन के 4 मान पॉसिबल हैं, ये चारों आएंगे। ठीक है, अभी भी नहीं समझ में तो स्किप कर दीजिए सवाल को। ठीक है, कोई जरूरत नहीं सवाल को सॉल्व करने की, अगले जन्म में कर लीजिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 41। बताओ 41 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे जल्दी से फटाफट। पहले आप प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर की परिभाषा। हाँ 115 प्राइम नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं कब कह रहा हूं 115 प्राइम नंबर है? ना मुझे 115 को प्राइम बनाना है, मुझे संख्या प्राइम बनानी नहीं है, मुझे संख्याओं का प्रोडक्ट प्राइम बनाना है, संख्याओं का प्रोडक्ट प्राइम बनाना है जी। ट्विन प्राइम नंबर्स आर द प्राइम नंबर हुज डिफरेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 2। यमज अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। यहां तो एग्जामिनर दयालु है इसलिए उसने परिभाषा लिख के दी है। अगर एग्जामिनर अपनी दयालुता खो दे तो पेपर में परिभाषा नहीं लिख के देगा। हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि ट्विन प्राइम नंबर, मैंने आपको पढ़ाया ना, ट्विन प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं यमज अभाज्य संख्याएं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है, जैसे कि 11, 13। ठीक है बेटे, जैसे कि 17, 19, ये सब प्राइम नंबर है। जैसे कि 29 और 31, ये सब ट्विन प्राइम नंबर हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स हैं मेरे प्यारे बेटे, ठीक है ना, जिनके बीच में ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। तो आपसे पूछा है 35 और 100 के बीच ट्विन प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 35 एंड 100 इज, 35 और 100 के बीच ट्विन प्राइम नंबर्स की संख्या क्या है? जवाब दीजिएगा। 35 और 100 के बीच, तो 35 के बाद अगला प्राइम नंबर है 37,
37 और 39 तो ये नहीं बन पाएगा, नहीं बने पाएगा। 37 के बाद 41 43 आ गया, एक तो 41 43 आ गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, उसके बाद क्या होगा बेटे? 47 49 नहीं होगा, 53 55 नहीं होगा, 59 61 आ गया। चेक करना पड़ेगा एक एक स्टेप वाइज से। 59 61 आ गया, फिर अगला 67 69, 69 प्राइम नंबर नहीं हो गया। 71 73 आ गया बेटे, 71 73 आ गया। फिर आगे क्या आएगा? 79 81, 81 प्राइम नहीं होता। 83 85, 85 प्राइम नहीं होता। 89 91, 91 प्राइम नहीं होता। बस यही तीन रहेंगे। 97 के बाद तो 99 आएगा, 99 प्राइम नहीं होता। बस ये तीन ट्विन प्राइम आएंगे। तो इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 3। तीन आंसर है। हम्म, हम्म। तीन है, चार पेयर नहीं है। चार कहां से आए? बच्चा कह रहा 57 59। बेटा 57 प्राइम थोड़ना है। 57 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 57 3 से भी डिवाइड होता है, 19 से भी डिवाइड होता है। 57 प्राइम है ही नहीं। दीपक जी 87 भी प्राइम नहीं है। 87 भी 3 से डिवाइड होता है, 29 से डिवाइड होता है। 35 सुबादीस प्राइम नंबर नहीं है। 35 5 से डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर की परिभाषा में कम से कम 50 बार बता चुका हूं कि ऐसे नंबर जो या तो एक से कटते हैं और खुद से कटते हैं और किसी नंबर से भाग नहीं होते। 35 और 100 के बीच बोला है, सारे नंबर 35 100 के बीच ही हैं। "91 इज नॉट अ प्राइम नंबर सुरेंद्र जी, 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 91 7 से डिवाइड होता है, 13 से डिवाइड होता है। कैसी बहकी बहकी बात करते हो तुम? उसकी संगत का असर ठीक नहीं जा रहा है, ब्लॉक मारो उसको, ब्लॉक मारो। करण कहने सर 29 एंड 31। अरे करण 35 और 100 के बीच प्राइम ट्विन नंबर बताने हैं। कहां तुम 29 पे पहुंच गए? भाई तुम कैसे कैसे बालक हो यार, हैं? कैसे कैसे बालक हैं? इस जगत में भांति भांति के बालक हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 42। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। हम्म, हद होती है। सवाल यूपीएससी सी सेट के पेपर में आया था। यूपीएससी सी सेट के पेपर में 2021 में यूपीएससी सी सेट का सवाल एक बहुत ही ऊंचे लेवल का सवाल है, बहुत हाई लेवल का। जो बच्चे छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस सवाल को स्किप कर दें, बिल्कुल ना देखें, ठीक है ना। हाँ, करेंगे जल्दी से करके बताएं। एक सेकंड पहले सवाल समझा देते हैं, इसके बाद करेंगे। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। ऐसी कितनी संख्याएं, ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी हैं, ऐसी कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? तीन लगातार पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, तीन लगातार इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते, नेगेटिव भी हो सकते, सब इंटीजर होते हैं। 0 1 2 3 4 सब इंटीजर है। 0 से पहले -1 -2 -3 ये सब इंटीजर हैं। 0 भी इंटीजर है, पॉजिटिव भी इंटीजर है, नेगेटिव भी इंटीजर है, सब इंटीजर्स लिखे हुए हैं। तो सवाल में बोला गया है
कि तीन लगातार इंटीजर है, लगातार इंटीजर का मतलब उनके बीच में एक एक का गैप होगा, उनका जो योग है उनके गुणनफल के बराबर है, ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं? तो सब बच्चे कह रहे हैं सर ओनली वन होगा, 1 2 3, है ना। हमारे बालक बहुत समझदार हैं, हमारे बालक बहुत समझदार हैं, वो कह रहे हैं सर 1 2 3 है, 1 2 3, 1 2 3 का सर योग देखो 6 आएगा, और इनके प्रोडक्ट के बराबर है 1 गुणा 2 गुणा 3 भी 6 आएगा। सर एक वैल्यू पॉसिबल है, आंसर आएगा सर एक शाबाशी दो, हमें क्या दे? शाबाशी। ठीक है ना, 1 2 3 सब बच्चे बता रहे हैं, हर बच्चे ने बता दिया। खोचो, ये सवाल ना यूपीएससी सी सेट के पेपर में आया था, और यूपीएससी सी सेट का जो पेपर है ना, ऐसी चीज नहीं पूछता। अगर यूपीएससी का सवाल तुम कर पा रहे हो ना, तो अपने आप पे शक करो, अपने आप पे, सवाल पे शक मत करो, हो गई नहीं अभी आपसे पहली बार में। माना कि ये एक वैल्यू है, लेकिन ये अकेली नहीं है, इसके अलावा भी है। ठीक है ना, ध्यान सुनेगा, वो भी आप गैस कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, वो भी आप गैस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या ऐसे और सवाल आ गए तो हम कैसे करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान से सुनेगा। हाँ, क्यों रुक जा, तीन लगातार इंटीजर्स हैं, अगर हमको तीन लगातार संख्याएं माननी है तो बताओ कैसे मानो? एक एक के गैप पे होती हैं है भाई। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में कि समांतर श्रेणी जो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है कॉमन डिफरेंस पे होती है, बीच वाला नंबर ए है, उससे पहले ए माइनस डी, उसके अगला ए प्लस डी, डी डी के गैप पे बचपन में पढ़ा है ना। खैर तुमने तो बचपन में कुछ पढ़ा ही नहीं है। तीन लगातार संख्याएं अगर माननी है तो मैंने मान लिया कि बीच में एक्स है भाई, तो एक्स से आगे मेरे दोस्तों क्या आएगा? फिर एक्स प्लस वन, एक ज्यादा होगा, एक्स से पहले क्या होगा? एक्स माइनस वन। इस तरीके से मानोगे तो कैलकुलेशन कम होती है। तो मैंने मान लिया कि माना ये तीन लगातार संख्याएं, माना ये तीन लगातार संख्याएं एक्स माइनस वन, एक्स और एक्स प्लस वन। देखो एक्स माइनस वन में एक जोड़ेंगे एक्स आएगा, एक्स में एक जोड़ेंगे एक्स प्लस वन आएगा। सवाल के अनुसार इन तीनों का जो योग है, इन तीनों का योग क्या होगा? एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन। इन तीनों संख्याओं का जो योग है मेरे प्यारे भी, वो क्या है? वो इनके प्रोडक्ट के बराबर है। तीन लगातार संख्याओं का जो योग है वो उनके प्रोडक्ट के बराबर है। एक बात बताओ, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो माइनस वन से वन कट जाएगा, एक्स प्लस एक्स क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। तीनों को जोड़ने पर 3x आएगा। प्रोडक्ट क्या आएगा? जब मैं तीनों की गुणा करूंगा तो तीनों गुणा क्या आएगा भाई? एक्स माइनस वन गुणा एक्स प्लस वन, यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। अब एक्स माइनस वन की एक्स प्लस वन में गुणा करेंगे तो आप जानते कि ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा भैया? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, एक्स माइनस वन की एक्स प्लस वन में गुणा करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मेरे प्यारे भाई, ये लेफ्ट साइड में भी एक्स है, राइट साइड में भी एक्स है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यहां तक कोई तकलीफ? बोलो, किसे कोई समस्या? अब एक्स से एक्स, अब एक्स से एक्स ऐसे नहीं काट सकते कि आपने एक्स से एक्स काट दिया। ये एक्स से एक्स तभी काट सकते हो जब एक्स का मान जीरो ना हो। अगर एक्स का मान मेरे प्यारे भाई यहां से जीरो हो गया, एक्स का मान अगर यहां से जीरो हो गया मेरे प्यारे भाई, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यानी कि एक तो एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है, एक तो मेरे प्यारे भी एक्स का मान जीरो हो सकता है, जीरो। अगर एक्स का मान जीरो हो गया तो भाई ये भी जीरो गुणा समथिंग जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो गुणा तीन जीरो आ जाएगा। देखो दोनों बराबर हो जाएगा। एक तो एक्स की वैल्यू जीरो हो सकती है। अगर एक्स का मान जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई नंबर है, तो एक्स एक्स कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर आएगा? तीन के बराबर। एक्स स्क्वायर माइनस वन किसके बराबर है? तीन के बराबर। माइनस वन उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 4। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? +2 और -2। एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों? +2 और -2, क्योंकि +2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो एक्स की 3 वैल्यू आएंगी, 0, 2 और -2। एक्स की 3 वैल्यू आएंगी। जब एक्स की 3 वैल्यू हैं
तो संख्याओं के भी तीन पॉसिबिलिटी होंगी, तो आंसर सी ऑप्शन आएगा। संख्याओं की भी तीन पॉसिबिलिटी होंगी। अगर मैं एक्स को जीरो मानता हूं, जीरो, तो एक संख्या -1, अगली संख्या +1। देखो, इन तीनों का योग करो, इन तीनों का योग जीरो आएगा। इन तीनों को प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। इन तीनों संख्याओं का योग भी जीरो है, गुणा करने पर भी जीरो आएगा। जीरो के किसी भी नंबर में गुणा करो, जीरो ही आता है। अगर मैं एक्स को दो मानता हूं, एक्स को दो, तो ये क्या आएगा, दो माइनस एक एक, ये आएगा दो प्लस एक तीन, 1 2 3। तीनों का योग भी छह, गुणा करने पर भी छह है। अगर मैं एक्स को -2 मानता हूं कि एक्स का मान -2 है, तो ये क्या आएगा, -2 में -1 करेंगे -3, -2 में 1 ऐड करेंगे -1। देखो, तीनों का योग भी -6 है, ये जोड़ूंगा तीनों को -6 आएगा। तीनों की गुणा करूंगा, गुणा करने पर भी -6 आएगा। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल है बेटे, तीन वैल्यूज पॉसिबल है। बहुत बेहतरीन चीज है, ठीक है ना। ये नंबर सिस्टम है। अगर हम अर्थमेटिक में होते तो एक्स एक्स काट देते, लेकिन ये नंबर सिस्टम अलजबरा में ऐसे नहीं होता। अगर दोनों साइड एक्स आ रहा है तो एक्स तभी कट पाएगा जब एक्स का मान जीरो नहीं है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाएगा, तो एक्स की एक वैल्यू जीरो भी आएगी। अगर एक्स का मान जीरो नहीं है तो एक्स की वैल्यू होगी दो और -2। ठीक है, यहां से तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं। समझ में आया होगा, बहुत ही लॉजिकल सवाल है। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ 43। देखो, जब मैं तुमको पढ़ाना शुरू किया था, ये तो मैं आपको परिभाषा, कैसी परिभाषा बता रहा था, इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परिभाषा बता रहा था, है ना। जब मैं आपको सवालों का लेवल करवाने शुरू किया तो देखो ये सवाल थे, है ना। प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं, प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं। लेकिन आप ये उम्मीद मत करो कि पेपर में केवल ऐसे ही सवाल आते हैं। ऐसे सवालों को तो दुनिया करती है, ऐसे सवाल करने चाहिए, मैं पढ़ाता भी हूं। लेकिन केवल पेपर का लेवल यहां पे नहीं है, पेपर का लेवल रॉकेट की तरह ऊपर भी जाता है। आपको ये लेवल तक भी पढ़ना है, ये इतना लॉजिकल भी आपको सोचना है, इतना लॉजिकल भी आपको सोचना है, तब जाके पूरा चैप्टर तैयार होता है। बात समझ में आई कि नहीं। ये देखिए, हम्म, अब ये वाला, हाँ ये वाला क्वेश्चन करके बताओ भाई साहब। ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया है 2019 में, डिफेंस के पेपर में। देखते हैं कितने बच्चे इस सवाल को कर पाएंगे। बनाए जल्दी से, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, करो। कमेंट रिफ्रेश करना।
बनाएं। बहुत अच्छा सवाल है। बोला हाउ मेनी पेयर्स एम ऑफ एन, हाउ मेनी पेयर्स एम कॉमा एन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सेटिस्फाई द इक्वेशन एम स्क्वायर प्लस 105 इक्वल टू एन स्क्वायर। ठीक है, सवाल में ये बोला गया है स्टूडेंट्स, सवाल में बोला गया है एम और एन के कितने जोड़े संभव हैं, एम और एन की ऐसे कितने पॉसिबल पेयर हैं, कितने जोड़े हैं एम और एन की, ऐसी कितनी वैल्यूज हैं कि एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर को सेटिस्फाई करते हैं। ये आपसे सवाल बोला गया कि एम और एन के ऐसे कितने पेयर, कितने जोड़े बनेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आपको बताने कि एम स्क्वायर में 105 जोड़ के एन स्क्वायर आ जाए। ऐसी कितनी वैल्यूज हैं एम और एन की, आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। चलिए हम आपको बताते हैं। और यहां पे पॉजिटिव इंटीजर एम और एन का मान कैसा लेना है, पॉजिटिव इंटीजर। एम और एन के ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स के जोड़े हैं कि एम स्क्वायर प्लस 105 बराबर एन स्क्वायर आए। अब देखो आप लोगों ने गैस करने की कोशिश की होगी, बहुत सारे बच्चे बता भी नहीं, पर तरीका क्या है, तरीका जानना जरूरी है ना। यहां पे तो छोटा डाटा है, अगर सपोज आपके पेपर में बड़ा डाटा दे दिया तो नहीं गैस कर पाओगे, फिर तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए स्टूडेंट्स, एम स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। एम स्क्वायर को अगर मैं राइट साइड में ले जाऊं तो ये एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 105 ही आपको दिया है 105। आप बोलोगे हां जी सर, एन स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। जी मोहित सर बेसिक है, नहीं बेसिक नहीं है, ये तो हाई लेवल है बेटे। बेसिक तो पढ़ लिया आपने, बेसिक तो पढ़ लिया, कंसेप्ट थोड़ी सब समझ लिया, लेकिन बेसिक पढ़ने से होता कुछ नहीं जिंदगी में। मैंने आपको सारी कंसेप्ट, सारी थ्योरी बताई, कुछ बताओ ऐसी कोई परिभाषा जो मैंने आपको ना बताई हो। बेसिक सवाल करा दे, ये हाई लेवल के सवाल, हाई लेवल के सवाल, और ये करने हैं, इनमें कोई बेसिक बेसिक कुछ नहीं, बेसिक गया भाड़ में। ठीक है जी, आपकी मानसिक क्षमता है इनको करने की तो करिए, मानसिक क्षमता नहीं है तो उसको धीरे धीरे डेवलप करिए, विकसित करिए। समझ में आया कि नहीं। आप ये उम्मीद मत करो कि मैं आपको यही चीजें पढ़ाता रहूंगा, केवल यही थोड़ा ना पूछा था पेपर में है कि मैं आपको ये पढ़ाता रहूंगा कि ये बताओ, ये पढ़ाता रहूंगा, ये तो कर ही लोगे। ये है बेसिक सवाल, यही थोड़ा ना आता है पेपर में, पेपर इससे आगे भी होता है, पेपर इससे आगे भी होता है। अभी शीट खत्म होने वाली, जब शीट खत्म, बैच का नाम है जीरो टू हीरो लेवल, हीरो लेवल पे पहुंच रहे हैं हम। जब भी हम कोई कंसेप्ट पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक से हीरो लेवल पे पहुंचेंगे। और ये मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि किसी चैप्टर के फॉर्मूला पढ़ के या थ्योरी पढ़ के हमको सवाल होने लगेंगे, नहीं। सवाल आप, डिफिकल्ट सवाल आप तभी कर पाओगे जब आप खूब ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एम स्क्वायर को उधर ले जाओ तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर क्या होगा, 105। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, जल्दी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, हो जाएगा एन माइनस एम, एन माइनस एम गुणा एन प्लस एम, एन माइनस एम गुणा एन प्लस एम बराबर 105। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये 105 आ गया, यही है। अब बताओ एन और एम इंटीजर हैं, एन और एम क्या इंटीजर्स हैं, ये एन माइनस एम और ये एन प्लस एम, ये भी इंटीजर्स ही हों। दो इंटीजर को घटाने पर भी इंटीजर आएगा, जोड़ने पर भी इंटीजर आएगा। ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, जिनकी गुणा कितनी है, जिनकी गुणा 105 के बराबर। भाई ये छोटी संख्या एन माइनस एम छोटा होगा, बीच में माइनस है, एन प्लस एम बड़ा होगा, बीच में प्लस है। यानी कि मेरे प्यार भी आपको ऐसा सोचना है, आपको ऐसे दो इंटीजर सोचने हैं जिनकी गुणा करने पर 105 आए। ये छोटा नंबर है, बड़ा नंबर है, आपको ऐसे दो तरीके, ऐसे तरीके ढूंढने हैं मेरे प्यारे भाई, ऐसे दो इंटीजर्स ढूंढने हैं जिनकी गुणा करने पर 105 आए। तो 105 कैसे आ सकता है, 105 या तो ये होगा 1 गुणा 105, 105 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 गुणा 35 105, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 105, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 गुणा 21 105। आप बोलोगे हाँ जी सर
105 7 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 गुणा 15 105, ये भी हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 105 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 15 सत्ते 105 नहीं, पर ये लिखना गलत है। पता है क्यों? क्योंकि ये छोटा नंबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए भाई, इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि और आपने क्या कर दिया, बड़ा लिख दिया, छोटा ही गलत है। यानी कि यही चार तरीके हैं, यही चार तरीके हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1 गुणा 105, 3 गुणा 35, 5 गुणा 21, 7 गुणा 15। अगर मैं पहला तरीका मानता हूं, देखो यहां से अगर मैं पहला तरीका मानूंगा, ध्यान सुनेगा, अगर मैं पहला तरीका मानता हूं, हालांकि मेरा सवाल सॉल्व हो गया, मेरा आंसर आ चुका है 4 तरीके, 4 वेज। अगर मैं पहला मानता हूं कि भाई जैसे n माइनस एम गुणा n प्लस एम बराबर 1 गुणा 105, इसका मतलब n माइनस एम 1 है, n प्लस m कितना है मेरे प्यारे, 105 है। देखो दोनों ही ऑड नंबर है, ये दोनों ही कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, दोनों ही ऑड नंबर, ये भी ऑड है ये भी ऑड है। मैंने आपको सिखाया है कि अगर दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या होती है जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या होती है घटा के आधा कर दो। तो बड़ी संख्या जो होगी, देखो दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे इवन आएगा, दो ऑड नंबर को जोड़ेंगे इवन आएगा, और इवन का आधा आसानी से किया जा सकता है। एन का मान निकालूंगा क्या आएगा, 105 में 101 जोड़ेंगे 106, 106 का आधा 53। एम का मान क्या आएगा, घटा के आधा कर दो, 105 में से 1 घटाएंगे 104 का आधा 52। देखो दोनों इंटीजर आ गए कि नहीं आ गए, है भी। दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया, तो बड़ी संख्या जोड़ के आधा कर दो। जब मैं जोड़ूंगा तो ऑड प्लस ऑड इवन आएगा, इवन का आधा आसानी से हो जाएगा, घटाऊंगा तो मेरे दोस्तों आसानी से हो जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। तो यानी कि मेरे दोस्तों हर पेयर से हर जगह ऑड नंबर है, ऑड ऑड, ये भी ऑड ऑड, ये भी ऑड ऑड, ऑड नंबर को जोड़ूंगा, जोड़ के आधा करूंगा, इवन नंबर बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई हर केस से 4 वैल्यूज पॉसिबल निकल के आएंगी, हर मैं एक एक को ऑब्जर्व करूंगा तो 4 पेयर एन और एम के निकल के आएंगे। तो इस वजह से एन एम की 4 वैल्यू यहां पे सेटिस्फाई करेंगी। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है जी, आपको एन और एम का मान निकालने की जरूरत नहीं कि आप निकालने बैठ जाओ, बस आप ये चेक कर लो कि भाई यहां पे ये दोनों ऑड नंबर हैं, अगर ये दोनों ऑड नंबर है तो एन और एम की वैल्यू भी इंटीजर आएंगी। यहां ये दोनों ऑड नंबर है तो एन और एम की वैल्यू इंटीजर आएंगी। यहां ये दोनों ऑड नंबर है तो एम और एन इंटीजर आएंगे। यहां भी ये दोनों ऑड है, एम और एन इंटीजर आएंगे। ठीक है जी, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 4 वैल्यू पॉसिबल है। अगला सवाल, सवाल नंबर है फिर अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 43 था, सवाल नंबर है 44। एक क्वेश्चन और देखिए, अब एक क्वेश्चन और ऐसा ही थोड़ा सा चेंज है। ये वाला सवाल सीडीएस के पेपर में आया है, ये 2019 में था ना, 2020 में है। ठीक है, 2020 या 21 के पेपर में आया, मुझे याद नहीं, पर सीडीएस के पेपर में है। करके बताएं जल्दी से। देखो अब इस सवाल में थोड़ा सा चेंज है, ये सवाल मैंने इसलिए लिया है, इसमें थोड़ा सा चेंज है। बताओ, मान लीजिए n इस प्रकार का एक पॉजिटिव नंबर है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? सपोज n इज ए पॉजिटिव नंबर सच दैट n स्क्वायर प्लस 48 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, व्हाट इज द नंबर ऑफ सच n? अब ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, मेरी बात को गौर से सुनेगा, आपको समझ में आएगा बहुत प्यार से। परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हिंदी में हम बोलते हैं ना पूर्ण वर्ग संख्याएं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो बेटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप जानते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको n स्क्वायर फॉर्म में लिखा जाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें किसी संख्या की पावर 2 फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें किसी के स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 16, 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 16 का मतलब क्या है, 4 का स्क्वायर।
इस वजह से 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मेरे प्यार भी। जैसे कि आपके सामने आ गया 81, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि 81 को लिखा जा सकता है 9 का स्क्वायर। समझ में आया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। जैसे कि आपका हो गया मेरे दोस्तों 289, 289 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि ये हो गया 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्याएं होती है जिन्हें किसी इंटीजर के किसी पूर्णांक के वर्ग के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 16, 81, 289 ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब मैं आपसे कहूं 311, 311 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? मैं आपसे कहूं 311 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब इतना सा है कि पावर इवन होनी चाहिए। अगर किसी भी संख्या की पावर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे हम आपसे कहें कि बताओ 19 की पावर 34 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 19 की पावर 34 बच्चों क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? मैंने आपसे सवाल पूछा 19 की पावर 34 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? हाँ, 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है शीर्ष भाई, 1 1 का स्क्वायर होता है। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होता है। हमने बोला कि भाई जिनको पावर इवन फॉर्म में लिखा जा सकता है वो सभी संख्या जिनकी पावर इवन फॉर्म में लिखी जा सकती है वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे 19 की पावर 34, 34 34 को क्या मतलब क्या होता है? 34 होता है 37 का दूना, तो 19 की पावर 17 का होल स्क्वायर नहीं हो गया? 19 की पावर 17 का होल स्क्वायर नहीं हो गया? ये बात आप ध्यान रखिएगा। ए की पावर एम की होल पावर एन या ए की पावर एन की होल पावर एम, अगर ऐसा है तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है, ए की पावर एम गुणा एन। 34 का मतलब है 17 दूनी 34, तो 19 की पावर 17 का स्क्वायर हो गया। ये जो 19 की पावर 34 है इस संख्या का स्क्वायर है। 19 की पावर 34 जो है इस संख्या का स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बात समझ में आई? यानी कि वो सभी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे जिनकी पावर इवन है। अगर किसी संख्या की पावर इवन है या 2 का मल्टीपल है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर या पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है? तो ये सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, यही है बेसिक, इसी को बेसिक बोलते हैं। ठीक है ना? आपके हिसाब से बेसिक की परिभाषा क्या है? आपके हिसाब से बेसिक है गिनती, 5 का पहाड़ा, 6 का पहाड़ा। तुम्हारे हिसाब से बेसिक है एक्स में एक्स जोड़ दिया 2x। ये बेसिक, इससे आगे को कभी गणित देखा ही नहीं जिंदगी में। ये होता है बेटे। लेकिन ये इसी सवाल थोड़ना आ रहा पेपर में, आ थोड़ना रहा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर की परिभाषा बताओ। ये तो जानने के लिए अच्छा है। ठीक है, सवाल तो ये आएगा। मान लीजिए n एक पॉजिटिव इंटीजर है कि n स्क्वायर प्लस 48, हम पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं रीता जी। मान लीजिए n एक पॉजिटिव इंटीजर इस प्रकार है कि n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? अब ये थोड़ा हटके सवाल है। n स्क्वायर प्लस 48 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। बताओ n की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? अगर n स्क्वायर प्लस 48 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका मतलब इसे किसी इंटीजर की पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है इसका मतलब मेरे प्यारे भाई इसको किसी इंटीजर की पावर 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा, ये किसी इंटीजर का स्क्वायर होगा मेरे प्यार भी। मान लिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर का क्या मतलब है? किसी पूर्णांक का मेरे दोस्तों वर्ग। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई। अगर ऐसा है मेरे प्यार भी तो ये n स्क्वायर उधर चला जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 48। आप बोलोगे हाँ जी सर। और आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, के माइनस एन गुणा के प्लस एन, के माइनस एन गुणा के प्लस एन। आप बोलोगे हाँ जी सर। के माइनस एन गुणा के प्लस एन, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बराबर 48।
अब मेरे दोस्तों अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो इनकी गुणा करने पर भी ये इंटीजर ही होगा। अगर के और एन इंटीजर है तो इनका डिफरेंस भी इंटीजर होगा, इनका योग भी इंटीजर होगा, इनकी गुणा करने पर भी इंटीजर आ रहा है 48। ठीक है भाई, यानी कि आपको 48 को दो संख्याओं के प्रोडक्ट में ब्रेक करना है, जैसे पिछले सवाल में किया है ना। ये छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है, तो 48 को ब्रेक करो। तो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं? 48 का मतलब 1 गुणा 48, 48 2 से कटता है, 2 गुणा 24। 48 को मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 16। 48 का मतलब 4 गुणा 12। 48 का मतलब 6 गुणा 8। बस ये 5 केस आ जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों? 5 केस हो जाएंगे भाई। ये छोटी संख्या होनी चाहिए, बड़ी संख्या। 1 गुणा 48, 2 गुणा 24, 3 गुणा 16, 4 गुणा 12, 6 गुणा 8। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी कि अगर दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, दो संख्याओं का सम दिया है, तो बड़ी संख्या होते जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या होते घटा के आधा कर दो। अब ऑड में ऑड जोड़ेंगे तो इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन आएगा। लेकिन अगर हम ऑड में इवन नंबर जोड़ेंगे तो ऑड नंबर आएगा। अगर मैं पहला केस मानता हूं, पहला वाला केस, तो यहां से के और एन की वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। देखो, अगर मैं पहला केस मानता हूं तो के माइनस एन जो है वो 1 है और के प्लस एन जो है वो 48 है। अब के माइनस एन तो एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर। के प्लस एन एक इवन नंबर है, इवन नंबर। मैं अगर आपसे पूछूं के का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर के का मान होगा दोनों को जोड़ के आधा कर दो। और आपको यह पता होना चाहिए कि जब मैं एक ऑड नंबर में जब एक इवन नंबर जोड़ूंगा तो ऑड आएगा, और ऑड का आधा करूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा। तो के की वैल्यू इंटीजर थोड़ी ना होगी, तो डेसिमल में पहुंच गई। मैं एन का मान निकालूंगा तो आप कहोगे सर घटा के आधा कर दो, बड़ी में से छोटी संख्या घटा के आधा कर दो, है। लेकिन जब मैं एक इवन नंबर में से एक ऑड नंबर घटाऊंगा तो भी डेसिमल में चला जाएगा, डेसिमल में। यानी कि मेरे दोस्तों यहां से के और एन का मान इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर तभी आएगा या तो ये दोनों ऑड हो, ऑड में ऑड जोड़ के इवन होता है, इवन का आधा हो जाएगा आसानी से, या फिर दोनों ही इवन नंबर हो, इवन में इवन जोड़ेंगे इवन, इवन का आधा आसानी से हो जाएगा। यानी कि यहां से के और एन का मान इंटीजर नहीं आएगा। यहां से आ जाएगा दोनों इवन है, यहां से के और एन का मान इंटीजर नहीं आएगा। 3 और 16 एक ऑड है, एक इवन है। यहां दोनों इवन है, यहां दोनों इवन है। यानी कि मेरे दोस्तों ये दोनों केस ऐसे जहां से के और एन की वैल्यू डेसिमल में चली जाएगी, इन्हें इग्नोर कर देंगे, और के और एन के मान इंटीजर यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा। तो यानी कि 3 वैल्यू एन के 3 मान पॉसिबल होंगे, और ये आंसर है। ये सारी चीज दिमाग में सोचने, इतना विकसित करो आपके दिमाग को। हमने आपको यह सिखाया है कि ऑड में इवन नंबर जोड़ते हैं या घटाते ऑड आता है, इसको कहते हैं बेसिक। ये हुआ बेसिक। बेसिक को धर के चाट लो, कुछ नहीं होता उससे, जब तक आप सवाल में उस बेसिक का इस्तेमाल करना नहीं जानोगे। और ये टफ सवाल इसलिए होते हैं जिनसे आप बेसिक का इस्तेमाल करना सीखो। समझ में आई? ठीक है, तो ये सब चीज आपको दिमाग में करनी सीखनी है, दिमाग में। आगे स्मॉल नंबर क्यों लिखते हैं? अदनान जी बिल्कुल सही। अदनान बेटे, मैं ये जो है देखो, बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे तो छोटा नंबर आएगा भाई। घटाने पर छोटा नंबर आता है, जोड़ने पर ये बीच में प्लस है, बड़ा नंबर आएगा। के में से एन घटाओगे छोटा नंबर आएगा, के में एन जोड़ोगे बड़ा नंबर आएगा। ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, इसलिए मैंने यहां पहले छोटा नंबर लिखूंगा, बाद में बड़ा लिखूंगा। के माइनस एन का मान 1 है, तो के प्लस एन 48 होगा। इतनी सिंपल सी बात है इसमें तो। ठीक है जी, ओके। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। दिमाग लगाने वाली बात है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 45, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। निम्न में से किस परिमेय संख्या का जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग। आपके सामने 4 रैशनल नंबर दिए, बोला है किसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो अशांत होगा, अशांत पुनरावर्ती दशमलव होगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यार भी, बहुत प्यार समझेगा। ये जो नंबर होते हैं ना 2 और 5, ये जो नंबर होते हैं 2 और 5, ये दुनिया में सबसे प्यारे नंबर हैं, सबसे प्यारे। अगर आप किसी भी संख्या को मेरे दोस्तों 2 और 5 से भाग करते हैं, अगर आप किसी भी संख्या को 2 से या 5 से डिवाइड करते हैं, 2 से या 5 से या 2 या 5 के मल्टीपल से, अगर आप किसी भी संख्या को, दुनिया में किसी भी संख्या को मेरे प्यारे भाई 2 या 5 से, 2 या 5 या 2 या 5 के पापा से भाग देते हैं तो डेसिमल हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, हमेशा शांत दशमलव आएगा। हमेशा दुनिया में सबसे प्यारे नंबर है 2 और 5। किसी भी संख्या को अगर आप 2 से या 5 से भाग देंगे या 2 या 5 से बनने वाले नंबर से भाग देंगे, हमेशा डेसिमल टर्मिनेटिंग आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए है 27, 27 को मैं 8 से भाग देता हूं, 8 से। अब बेटे 8 क्या है? 8 जो है वो 2 का क्यूब है, 2 से बनने वाला नंबर है। 8 जो है वो 2 से बनने वाला नंबर है। 8 को बनाने में केवल 2 का इस्तेमाल होता है। 8 2 का क्यूब है। देखो 27 को 8 से भाग देंगे, 3:3/8 आएगा, और 3/8 मतलब 0.375, 3.375। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं? दशमलव के बाद 3 डिजिट आए, फिर खत्म हो गया। दशमलव के बाद 3 डिजिट आए, खत्म हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, तो आप ठीक कह रहे हो, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे बिल्कुल। जैसे भी हमने आपके सामने लिखा 83/20, 83 को 20 से भाग करना है। अब हम जो भाग कर रहे हैं 20 से, 20 क्या है? 20 एक ऐसा नंबर है जिसको बनाने में केवल 2 और 5 का इस्तेमाल होता है। 20 एक ऐसा नंबर है जिसको बनाने में केवल 2 और 5 का इस्तेमाल होता है। 20 का मतलब है 4 पंजे 20, 2 का स्क्वायर गुणा 5, ये है 20 का मतलब। 20 का मतलब है 4 पंजे 20। 20 एक ऐसी संख्या है जिसके बच्चे 2 और 5 है। 20 को पैदा करने में 2 और 5 का इस्तेमाल हुआ है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो हम 83 को 20 से भाग देंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा 20 चौक 80 है भाई, और 3/20 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 0.15, 4.15। देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यानी कि आप किसी भी संख्या को 2 और 5 से बनने वाली संख्याओं से भाग दोगे तो हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है ना? यानी कि मेरे दोस्तों अगर आप n को भाग देते हो 2 की पावर a इंटू 5 की पावर b से, ना 2 और 5 से पैदा होने वाली संख्याओं से भाग दोगे, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, ठीक है जी? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया, यही बेसिक है, यही है बेसिक मेरे प्यार है भाई, ठीक है ना? किसी भी संख्या को 2 और 5 से पैदा होने वाली संख्याओं से भाग दोगे, हमेशा टर्मिनेटिंग शांत दशमलव आएगा। मतलब दशमलव के बाद जो अंक होंगे वो लिमिटेड होंगे। जैसे यहां दशमलव के बाद 3 अंक है, यहां दशमलव के बाद 2 अंक है। और भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए मेरे प्यारे भी, बताओ कौन सा एग्जाम्पल ले लें? कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए मेरे दोस्तों। जैसे अब 481 को भाग दीजिए 250 से, 250 से। 481 को भाग दीजिए 250 से, बताओ भाग करने पर क्या आएगा? ठीक है भाई, 481 को 250 से भाग देने पर क्या आएगा? हालांकि बहुत आसान है, जैसे 250 तो भाग देना मुश्किल है, लेकिन 250 को 4 से गुणा करते तो 1000 बनता है ना, 25 चौका 100, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो,
481 का 4 गुना आएगा 1924, 4800 का 192, 4 एकम 4 और नीचे हो जाएगा 1000। 1924 को 1000 से भाग देंगे 1.924। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल आया ना, डेसिमल के बाद मात्र 3 डिजिट है। क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो 250 है, जिस नंबर से आप भाग कर रहे हो 250, ये 2 और 5 से मिलके बना होता है। 250 का मतलब है 2 गुणा 125, 125 मतलब 5 का क्यूब। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी भी संख्या को 2 और 5 से बनने वाली संख्याओं से भाग देंगे, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। लेकिन अगर आप 2 और 5 के अलावा, अगर आप किसी संख्या को मेरे दोस्तों 2 और 5 के अलावा, अदर 10, 2, 5, 2 और 5 के अलावा किसी और नंबर से भाग दोगे, किसी और नंबर से भाग दोगे, तो हमेशा जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव आएगा, अशांत दशमलव, लेकिन रिपीटिंग होगा। बट रिपीटिंग डेसिमल आएगा, रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, अशांत एवं पुनरावर्ती दशमलव आएगा। अगर आप किसी भी संख्या को मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनते रहेगा, किसी भी संख्या को मेरे प्यारे भाई 2 और 5 के अलावा अदर किसी नंबर से भाग देंगे मेरे प्यारे भाई, तो हमेशा रिपीटिंग डेसिमल आएगा, हमेशा रिपीटिंग डेसिमल आएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, कोई भी आप लेके देख लीजिए, कोई भी जो आपको पसंद आए। जैसे एग्जांपल के लिए 19/6, मैंने 19 को 6 से भाग दिया। अब 6 में मेरे दोस्तों 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, 6 में 2 तो आ गया, चलो कोई बात नहीं, 3 आ रहा है। देखो 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3, 2 और 5 के अलावा नया प्राणी है, तो 19 को जब मैं 6 से भाग दूंगा, कभी भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। पूरा पूरा डिवाइड तभी हो सकता है मेरे प्यारे भी, जब 2 और 5 से भाग दिया जाए। अगर 2 और 5 के अलावा, जैसे यहां पे 6 में 3 छुपा हुआ है, तो ये हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, बट रिपीटिंग आएगा। 6 को 3 से भाग देंगे, 6 3 18, बचेगा 1, 6 कम 6, 4 0, 6 चिंग 36, 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 3.1666666 इनफाइनाइट तक, 3.1666666 इनफाइनाइट तक। ठीक है जी, बोलो। थ्री पॉइंट वन 3.1666, 3.166, देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है ना सर, 2 या 5 अलग अलग कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला भाई, एन को 2 या 5 या दोनों से बनने वाली संख्याओं से भाग दोगे, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 2 या 5 के अलावा अगर किसी से भाग दोगे तो अशांत दशमलव आएगा, लेकिन वो एक रिपीटिंग मोड का होगा, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करेगा। 22/7 को देना, हाँ बिल्कुल 22/7 ले लेते हैं, भाई कह रहा है। अगर हम 22/7 देते हैं तो एक 7 जो नंबर है 2 और 5 के अलावा है। 7 इज ए नंबर डिफरेंट फ्रॉम 2 and 5। अब 22 को 7 से भागने, 7 से 21, 1 बचेगा। 3 अभी एक जो 7 एकम 7, 1 2 7 एकम 7, यहां से फिर मेरे दोस्तों 1 बच जाएगा। 7 एकम 3 0 7 21, एक सेकेंड, 3.14 2857, 142857, फिर 142857, फिर 142857, ये आता जाएगा कंटिन्यूसली। देखो चाहे भाग करके देख लो। 22 को जब 7 से भाग देंगे, 7 से 21, 3.142857, 142857, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करेगा, बार बार एक ही पैटर्न रिपीट करेगा। 3.142857, 142857, 142857, 142857 करके देख लो चाहे। थ्री 1428571, 1428571, 1428571, 1428571। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल में जिंदगी भर भी देता रहूं, खत्म नहीं आएगा। एग्जाम्पल छोड़ो, अपने दिमाग में डालो कि किसी भी संख्या को अगर आप 2 और 5 से बनने वाली संख्याओं से भाग देंगे, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा।
लेकिन 2 और 5 के अलावा और किसी नंबर से भाग देंगे तो हमेशा डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा। ठीक है ना, 0 से भाग देना गणित में अलाउड ही नहीं है। अब जैसे ये सवाल है, किस संख्या का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा? जैसे पहला है 1600, अब हम 1600 से भाग दे रहे हैं। 1600 एक ऐसा नंबर है जो केवल 2 और 5 के इस्तेमाल से बनता है। 16 का मतलब 2 की पावर 4, 100 का मतलब 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो ये 1600 केवल 2 और 5 के इस्तेमाल से बनता है। इसका जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग आएगा। 8 जो है वो 2 का क्यूब है, इसका जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग आएगा। 50 है 2 और 5 के इस्तेमाल से बनता है, डेसिमल टर्मिनेटिंग आएगा। 6, लेकिन 6 में 3 आ जाता है तो इसका डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 46 करके बताएं क्या आंसर है। जी करो। हिमांशु जी दोबारा थ्योरी पढ़े, आपने तो थ्योरी नहीं पढ़ी। पाई अलग चीज है, 22/7 अलग चीज है। पाई अलग है, 22/7 अलग है। पाई एक रेशनल नंबर होता है, 22/7 रेशनल नंबर होता है। पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। लास्ट लास्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन स्टेटमेंट पर विचार करो। ऑफ टू नंबर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वन इज इवन, दो लगातार पूर्णांकों में से एक इवन होता है। ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर वन इज इवन, दो लगातार पूर्णांकों में से एक इवन है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले बता दिया था। अगर आप दो लगातार इंटीजर लिखोगे तो हमेशा उनमें एक इवन आएगा, एक ऑड आएगा। दो लगातार, जैसे मैंने 5-6 लगातार नंबर है ना, एक ऑड है तो दूसरा इवन है। कोई भी दो लगातार नंबर लिखो, आपने लिख लिया मेरे दोस्तों 14-15, देखो 14 में 14 इवन है कि नहीं। दो लगातार इंटीजर में एक इवन होगा, एक ऑड होगा। पहला ऑप्शन एकदम ठीक है। दूसरा, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज द ऑफ द फॉर्म 8n+1। एक ऑड इंटीजर का स्क्वायर एक विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो 8n+1 फॉर्म का होता है। विषम पूर्णांक का जो स्क्वायर है वो 8n+1 के रूप का होता है। ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर है 8n+1 फॉर्म का होगा। क्या बात सही है? वैल्यू लेके चेक कर लो। जैसे 3 एक ऑड नंबर है, अब 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9। क्या 9 8n+1 है? 9 को लिख सकते हो 8 एकम 8+1, बिल्कुल सही है। जैसे भी 5 एक ऑड नंबर है तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25। 25 क्या 8n+1 फॉर्म का है? 25 को लिख सकते हो 8 दिया 24+1, हाँ जी है। चलो एक बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया 13। 13 एक ऑड नंबर है, अब 13 का स्क्वायर क्या आएगा? 169। क्या 169 8n+1 का है? 169 को 8 से भाग देंगे तो 21 8 168, 8 इंटू n+1, बिल्कुल सही। तो सारे नंबर सेट हो रहे हैं, यानी कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर 8n1 रूप का लिखा जा सकता है। तो सेकंड बात भी सही है, सेकंड भी सही है। यहां पे बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन जो हैं एकदम सही हैं। सी ऑप्शन, बोथ करेक्ट। इस तरीके का क्वेश्चन आए मेरे प्यारे भाई, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप जो है वैल्यू लेट करके कर लीजिए। टेक 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 क्या होता है? 8 इंटू 6+1। बात खत्म। यहां पे दोनों ही करेक्ट हैं। इसी के साथ ये आपका जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से समाप्त होता है। तो देखो, बैच का नाम है जीरो टू हीरो लेवल। पढ़ाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, लेकिन हीरो लेवल तक जाना पड़ेगा। और हीरो लेवल तक जाते जाते बीच में आधे बच्चे दम तोड़ देंगे, मुझे पता है, क्योंकि वो नहीं है इतने काबिल कि उस चीज को समझ पाए। लेकिन आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, थोड़ी बहुत परेशानी होगी, उस परेशानी को झेलो, घर पे जाके मेहनत करो, खुद से भी कोशिश करो,
है ना। जब भी क्लास हो रिवीजन करके आओ, घर पे जाके दोबारा से पढ़ो, तो आपकी भी आदत बनेगी समझने की। अब आप घटिया हो पढ़ने में, तुम आपके चक्कर में उनका नुकसान तो नहीं करवा सकता जो टैलेंटेड है, जिनकी नौकरी लगने के चांस बहुत ज्यादा हैं। घटिया बालकों के चक्कर में उनका नुकसान थोड़ा ना करवा सकते जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने से, जिनको नौकरी लगने के चांस ज्यादा हैं। मुझे सभी को साथ में लेके चलना है। तो मैं आपको पहले परिभाषा बताऊंगा, उस पर एग्जाम्पल दूंगा, थ्योरी बताऊंगा, हर चीज को एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर मैं उस पर बेसिक बेसिक सवाल करूंगा, लेकिन आगे जाके मैं आपको गरम तवे पे बिठा दूंगा। गरम तवे पे बिठाने का मतलब ये, इस लेवल तक हम आएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एग्जाम ही रिलेवेंट होगा, लेकिन दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। क्लास की सीट्स नोट्स वाले सेक्शन में मिलेंगी। नोट्स वाले सेक्शन में क्लास की शीट, नोट्स है ना यहां पे। जीरो और वन में जीरो इवन एरर ना, कि कैसा डाउट है। इवन नंबर की परिभाषा क्या है? जो नंबर दो से कट जाए वो इवन नंबर होते, बात खत्म। जीरो दो से कट जाता है, हाँ कट रहा है, जीरो इवन नंबर है, बस। इसके अलावा कुछ सोचना नहीं है आपको। सेवन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? सेवन का स्क्वायर 49, 49 होता है 8 गुणा 6 प्लस 1, 8 6 48 प्लस 1 49। लास्ट तक फाइट करना है, ठीक है भाई। चलिए, तो आज की क्लास के कंसेप्ट मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं। अगला नया कंसेप्ट है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। अभी कंसेप्ट बताऊंगा, अगली क्लास में आप रिवीजन करके नहीं आओगे, भूल जाओगे, मुझे दोबारा से बताना पड़ेगा, टाइम डबल खराब होगा और मैं वो करना नहीं चाहता। तो नया कंसेप्ट हम अगली क्लास में सुने जो है सीखेंगे, ठीक है भाई। आज इतना ही मेरे दोस्तों, बाय। बाकी जो है हम कल करेंगे। और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है दोस्तों।